वेलकम बैक टू आयुर्वेदा मेड इजी चैनल। आज अपन फिजियोलॉजी का वन शॉट वीडियो देखने वाले हैं पार्ट 1 का। सो फर्स्ट चैप्टर है अपना होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इन द बॉडी इंटरनल एनवायरनमेंट ड्यू टू कांस्टेंट इंटरेक्शन ऑफ बॉडीज मेनी रेगुलेटरी प्रोसेस। इसका सिंपल मीनिंग ये है कि बाहर और अंदर के माहौल में ये करके रखना, मतलब होम्योस्टेसिस होता है। देन फीडबैक सिस्टम होता है। 3 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, जो कि रिसेप्टर जो कि डिटेक्ट करता है। देन जो सेंसर होता है जो डिटेक्ट करता है, देन वो सेकंड है कंट्रोल सेंटर। तो रिसेप्टर कंट्रोल सेंटर को सिग्नल देता है और कंट्रोल सेंटर देन इफेक्टर को सिग्नल देता है और इफेक्टर अपना काम करता है। सो ये हो गया, 3 बेसिक कंपोनेंट रहते हैं फीडबैक सिस्टम्स के। देन मैकेनिज्म ऑफ होम्योस्टेसिस इन द बॉडी। सो 2 मैकेनिज्म रहते हैं। एक तो निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा जाता है। निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। जो निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है वो मोस्ट कॉमन है। और मैकेनिज्म और रेगुलेशन निगेटिव फीडबैक रिवर्स अ चेंज इन कंट्रोल कंडीशन। सो क्या होता है निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में, अगर कोई चीज जरूरत से ज्यादा बढ़ रही है तो शरीर उसे घटाकर नॉर्मल कर देता है। सो निगेटिव सिग्नल देकर, जैसे इसमें थायरोक्सिन बढ़ रहा है, तो बॉडी क्या करेगी, स्टॉप स्टॉप करेगी उसका प्रोडक्शन वंस इट रीच द नॉर्मल वैल्यू एंड बॉडी इज नॉर्मल स्टेट में आएगी। जैसे इधर थायरोक्सिन सिक्रेशन बढ़ रहा है तो इनिबिशन ऑफ टीएसएच सिक्रेशन होगा और टीएसएच सिक्रेशन कम होकर नॉर्मल थायरोक्सिन लेवल। सो ये निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म हो गया, ताकि इसमें निगेटिव सिग्नल जाता है। देन सेकेंड एग्जांपल है वाटर कंटेंट का, और इसके दो दो एग्जांपल लर्न कर लेना, क्योंकि निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के एग्जांपल भी पूछे जाते हैं। सो वाटर कंटेंट कम हो गया तो क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे ऑस्मो रिसेप्टर को इन हाइपोथैलेमस, तो इससे इंक्रीज होगा एडीएस का सिक्रीशन फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो इंक्रीज वाटर रिटेंशन बाय द किडनी होगा। और एक सेकेंड है थर्स्ट लगेगी, थर्स्ट से इंक्रीज वाटर इनटेक, थर्स्ट लगेगी तो पानी पिएगा इंसान। सो उसके वजह से नॉर्मल वाटर कंटेंट हो जाएगा। सेकेंड है पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। ये एक रेयर मैकेनिज्म है। इस पे क्या होता है, जो स्टिमुलेट करता है एक्शन को, मतलब पॉजिटिव फीडबैक द इफेक्ट कॉज बाय एन एक्शन स्टिमुलेट द एक्शन इवन मोर। सो फर्स्ट एग्जांपल है पार्चुरेशन। सो ऑनसेट ऑफ लेबर में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस होता है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस में के बाद मूवमेंट ऑफ फिटस इनटू सर्विक्स होंगी। देन डायलेक्शन ऑफ सर्विस होता है। देन मूवमेंट ऑफ फिटस थ्रू सर्विक्स होता है। देन स्टिमुलेट द रिसेप्टर इन द सर्विक्स। देन डिस्चार्ज होगा फ्रॉम द रिसेप्टर। जब तक डिलीवरी होती नहीं तब तक ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, स्टिमुलेट ही होते रहेगा। सो ये पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज्म हो गया। और सेकेंड एग्जाम्पल है ब्लड क्लॉटिंग का। सो इसमें क्या होता है, जो इंजुरी हो गई ब्लड वेसल को तो ब्लीडिंग होंगी। सो ये प्रोथर्मिन एक्टिवेटर तब तक निकलेगा जब तक वो ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो जाती। तो ये एक टाइप का पॉजिटिव कंट्रोल मैकेनिज्म है। इसमें इनिबिशन वाला कुछ भी रोल नहीं है, स्टिमुलेटिव होता है, इसलिए ये पॉजिटिव कंट्रोल। देन फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम, ये एक और मैकेनिज्म है। सो इसमें क्या होता है, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम एंटीसिपेट्स द चेंज और डेविएशन दैट में अकर इन अ लेटर स्टेज एंड टेक्स एप्रोप्रिएट कंट्रोल एक्शन टू अवॉइड द डिस्टर्बेंस। नेक्स्ट है सेकेंड चैप्टर सेल फिजियोलॉजी। सो सेल इज अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी है। प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया में होती है, यूकैरियोटिक ह्यूमन बॉडी में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल नीड जो है नीड न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन, प्रोड्यूस ओन एनर्जी, एलिमिनेट CO2 एंड अदर मेटाबॉलिक वेस्ट एंड शो इमीडिएट रिस्पॉन्स टू एंट्री ऑफ द इन्वेडर्स। देन टिश्यू, टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सिमिलर फंक्शन। इसमें 4 टाइप्स के टिश्यू है, मसल, नर्वस, एपिथेलियल और कनेक्टिव, ये इसके एग्जाम्पल्स। देन ऑर्गन्स, organ is a structure that is form of two or more primary tissues which executes the function of organ। then दो टाइप्स के ऑर्गन होते हैं, एक हॉलो ऑर्गन है, एक कॉम्पैक्ट ऑर्गन है। हॉलो ऑर्गन में स्टमक, हार्ट और इंटेस्टाइन आएंगे क्योंकि ये अंदर से हॉलो रहेंगे। देन कॉम्पैक्ट ऑर्गन मतलब जो अंदर से पूरे तरीके से भरे रहते हैं, सो उसमें ब्रेन एंड लीवर है। देन सिस्टम, सो सिस्टम है, सिस्टम इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गन दैट वर्क टुगेदर टू कैरी द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द बॉडी। सो 11 मेजर सिस्टम है, उसमें डाइजेस्टिव, नर्वस, एंडोक्राइन, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, यूरिनरी, रिप्रोडक्टिव, मस्कुलर, लिम्फेटिक, स्केलेटर और इंटीग्यूमेटरी सिस्टम्स। देन नेक्स्ट है
सेल के स्ट्रक्चर इधर मैंने डायग्राम नहीं इंक्लूड किए है, आप हर चीज़ का डायग्राम निकालना जब भी पेपर में आया तो। सो सेल स्ट्रक्चर में सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। सो सेल मेम्ब्रेन क्या है? प्रोटेक्टिव शीथ है जो कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की है। देयर इज अ फ्री एक्सचेंज ऑफ सर्टेन सब्सटेंस बिटवीन ईसीएफ, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड एंड इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड। सो ये एक्सचेंज होते रहता। सो सेल मेम्ब्रेन में भी प्रोटीन रहते हैं। सो प्रोटीन कौन से रहते हैं? इंटीग्रल प्रोटीन रहते हैं और पेरिफेरल प्रोटीन रहते हैं। फंक्शन क्या है सेल मेम्ब्रेन का? प्रोटेक्ट द साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेल्स को भी प्रोटेक्ट करता है। देन फॉर्म्स द बैरियर फ्रॉम सम सब्सटेंसेस। बैरियर भी बनता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी करता है और मेंटेन शेप एंड साइज ऑफ द सेल भी करता है। देन साइटोप्लाज्म क्या है? कंसिस्ट ऑफ जेली लाइक सॉल्यूशन। साइटोसोल भी आता है, माइक्रो ट्यूबल्स एंड ऑर्गेनेल्स। साइटोप्लाज्म फाउंड बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस के बीच में साइटोप्लाज्म मिलता है। सो साइटोसोल क्या है? फ्लूइड पोर्शन है साइटोप्लाज्म का। साइटोस्केलेटन सेल का स्केलेटन है। और ऑर्गेनेल्स क्या है? जो कि मेम्ब्रेन बाउंड और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड दो टाइप्स के ऑर्गेनेल्स रहते हैं। सो इसमें आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम, पेरिऑक्सीसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया। और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड में क्रोमोसोम, राइबोसोम और माइक्रोट्यूबुल्स। देन नेक्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेनस कैनल फील्ड विथ फ्लूइड। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं और सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन करता है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नो राइबोसोम इज प्रेजेंट और लिपिड और स्टेरॉइड का सिंथेसिस करता है। नेक्स्ट है राइबोसोम्स आर स्मॉल पार्टिकल विच आर फाउंड इंडिविजुअली इन साइटोप्लाज्म। राइबोसोम आर आल्सो कॉल्ड एज प्रोटीन फैक्टर्स भी। Then Golgi body. So stack of flattened hollow cavity enclosed by membrane. Function होता है processing, packing, labeling, delivering the protein and lipids. Next है lysosome. ये सब अपन ने 12th क्लास में पढ़ा है एनसीईआरटी में, so इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी कवर कर ली हूँ. Then lysosomes are special vesicles which are formed by Golgi apparatus. They contain powerful hydrolytic enzyme. उसमें आता है प्रोटीएजेस. हाइड्रोलाइज क्या करता है? प्रोटीन और अमीनो एसिड को. लाइपेज क्या को हाइड्रोलाइसिस करता है? फैटी एसिड और ग्लिसराइड को. अमाइलेज पॉलीसैकेराइड एंड ग्लूकोज को. न्यूक्लियस हाइड्रोलाइज करता है न्यूक्लिक एसिड एंड मोनोन्यूक्लियोटाइड को. देन नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया, साइट ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन, पावर हाउस ऑफ द सेल. इन सबके डायग्राम एक बार देख लेना. फंक्शन है प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी और सिंथेसिस ऑफ एटीपी. देन सेंट्रोसोम्स एंड सेंट्रियोल्स इज द सेल्यूलर ऑर्गेनेल लोकेटेड नियर द न्यूक्लियस. ये सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल क्या होता है? एक नियर द न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है. देन न्यूक्लियस मोस्ट प्रोमिनेंट एंड लार्जेस्ट सेल्यूलर ऑर्गेनेल. न्यूक्लियस प्रेजेंट इन ऑल सेल एक्सेप्ट आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है. प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस इज नेसेसरी फॉर सेल डिवीजन के लिए न्यूक्लियस चाहिए रहता है. देन न्यूक्लियस कंटेन 3 कंपोनेंट. न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, क्रोमैटिन होता है और क्रोमोसोम. ये सब प्रेजेंट होते हैं. न्यूक्लियस, क्रोमैटिन और न्यूक्लियोलस. न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमैटिन और न्यूक्लियोलस प्रेजेंट रहता है न्यूक्लियस में. तो हाईली विस्कस फ्लूइड न्यूक्लियोप्लाज्म को बोलेंगे, नाम में ये प्लाज्म. सो highly viscous fluid. Chromatin thread like material made up of DNA. Then chromosome क्या होता है? rod shaped nuclear structure that contain hereditary characteristics. और nucleus contain one or more nucleoli. Nucleus contain RNA and some protein. Then function क्या है? Control of cellular activity, synthesis of RNA, storage of hereditary information and transformation of hereditary information. नेक्स्ट है डीएनए. डीएनए क्या है? डीएनए इज अ न्यूक्लिक एसिड है दैट कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्रेजेंट इन न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्री. Consist of two polynucleotide chain which are twisted around each other. Then nucleotide is a form of deoxyribose phosphate और nucleotide bases. ये प्रेजेंट रहता है डीएनए में. Then आरएनए. आरएनए भी सिमिलर टू डी but contain ribose instead of deoxyribose. Nucleotide of RNA is form of ribose, phosphate और nucleotide base. और आरएनए के 3 टाइप्स है, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए. एमआरएनए मैसेंजर, ट्रांसपोर्ट और राइबोसोम. देन सेल मेम्ब्रेन की फिजियोलॉजी. सो उसमें ट्रांसपोर्ट दो तरीके से होता है, एक तो एक्टिव और एक पैसिव. सो डिफ्यूजन और पैसिव ट्रांसपोर्ट. द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस अलोंग अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट
अलॉन्ग हो रहा है, कॉन्सेंट अगेंस्ट नहीं हो रहा है, सो ये पैसिव डिफ्यूजन रहेगा। और डज नॉट नीड एनी एनर्जी, सब्सटेंस मूव फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो। अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन के लिए जाना हो तो अपने आप जाता है, उसके लिए कोई एनर्जी की भी नीड नहीं रहती है, इसलिए ये पैसिव ट्रांसपोर्ट हो गया। सो डिफ्यूजन के दो टाइप्स है, सिंपल और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सो सिंपल डिफ्यूजन में एक पैसिव प्रोसेस है इन विच सब्सटेंस मूव फ्रीली थ्रू द लिपिड बाइलेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है, सोल्यूट दैट आर टू पोलर और हाईली चार्ज आर मूव थ्रू द लिपिड बाइलेयर। इसमें पैसिव प्रोसेस है जिसमें फ्रीली मूव, सब्सटेंस मूव फ्रीली हो रहा, बट इसमें क्या है, सोल्यूट दैट आर टू पोलर और हाईली चार्ज आर मूव थ्रू लिपिड बाइलेयर बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। By simple diffusion can cross the plasma membrane by passive process called facilitated diffusion. देन टू टाइप्स होते हैं इसके भी, चैनल मेडिएटेड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और कैरियर मेडिएटेड फैसिलिटेटेड। नेक्स्ट है प्रोटीन चैनल, दो टाइप्स के होते हैं, गेटेड चैनल होते हैं और एक अनगेटेड चैनल है, नाम में ही समझ में आ रहा। देन वोल्टेज गेटेड चैनल के तीन ये वोल्टेज, लिगैंड और मैकेनिकली गेटेड चैनल, ऐसे तीन टाइप्स है उसके भी। देन एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट के अपोजिट एक्टिव ट्रांसपोर्ट रहेगा, द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉलिड अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, also called as uphill transport. Active transport required energy and these energy obtained mainly through breakdown of ATP से। Types are primary active transport, secondary active transport. Then vascular transport. So एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस से वैस्कुलर ट्रांसपोर्ट होता है, इसके भी डायग्राम देख लेना एक बार। एंडोसाइटोसिस में पिनोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस और रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस, ये है एंडोसाइटोसिस के और एक्सोसाइटोसिस के डायग्राम। सो इन्वेजिनेशन होता है, देन फॉर्मेशन ऑफ पाउच बनेगा और फॉर्मेशन ऑफ वेसिकल, और ये एंडोसाइटोसिस हो गया। देन एक्सोसाइटोसिस में क्या होता है, देन जो ज्वाइनिंग ऑफ वेसिकल होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ज्वाइन होंगी और ज्वाइन होके फिर सिक्रीशन होगा सेल्यूलर प्रोडक्ट में, सो ये हो गया एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस इज द प्रोसेस बाय विच वेसिकल फ्यूजिंग विद द सेल मेम्ब्रेन एंड रिलीजिंग देयर कंटेंट आउटसाइड द सेल। और एंडोसाइटोसिस इज द प्रोसेस बाय विच मैक्रोमोलिक्यूल एनक्लोज इन अ वेसिकल एंटर करते हैं सेल में, द मैक्रोमोलिक्यूल कैन नॉट पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन ईदर बाय एक्टिव और पैसिव प्रोसेस, सच सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट बाय द सेल बाय एंडोसाइटोसिस। नेक्स्ट है एंडोसाइटोसिस के थ्री टाइप्स है, पिनोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस और रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइट। सो सेलुलर ड्रिंकिंग को पिनोसाइटोसिस बोलते हैं। अकर्स व्हेन द सेल मेम्ब्रेन फोल्ड इनवर्ड टू फॉर्म द चैनल अलाउइंग डिसॉल्व सब्सटेंस टू एंटर द सेल, व्हेन द चैनल इज क्लोज लिक्विड इज एनसर्कल विथ पिनोसाइटोसिस विथ। सो सेलुलर ड्रिंकिंग को पिनोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस सेलुलर ईटिंग को बोलते हैं, और रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइट मतलब occur when specific molecule in the fluid surrounding the cell find to specialize receptor in the cell membrane. Then next है resting membrane potential. So electrical potential difference across the cell membrane between inside and outside under the resting condition is called as resting membrane potential. Next है ionic balance is produced mainly by two transport, एक तो सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू और सिलेक्टिव परमेबल ऑफ सेल मेम्ब्रेन, इसके थ्रू रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है। देन एक्शन पोटेंशियल, सो एक्शन पोटेंशियल इज डिफाइंड एज सीरीज ऑफ इलेक्ट्रिकल चेंजेस दैट अकर इन द मेम्ब्रेन पोटेंशियल व्हेन द मसल और नर्व इज स्टिमुलेटेड। सो इसके भी दो टाइप्स फेजेस है, एक तो डिपोलराइजेशन से एक्टिंग ये होता है और एक रिपोलराइजेशन। Next है acid base balance. Acid base balance is a part of homeostasis process, deals with maintenance of pH. Then most of the reaction in our body occur only in specific pH and change in this pH can cause major disturbance हो सकता है। So system regulate pH balance कौन से इससे करते हैं, बफर से, रेस्पिरेटरी और रीनल सिस्टम से। सो बफर सिस्टम कन्वर्ट क्या करता है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस इनटू वीक एसिड एंड वीक बेस, so that they do not allow rapid and drastic change in pH. So first है bicarbonate buffer system, second है phosphate buffer system, next है protein buffer system. So bicarbonate buffer system, so ये कहाँ पे होती है, प्लाज्मा एंड किडनी में होती है।
सो कैसे कैसे होते हैं, जब एक्सेस ऑफ H प्लस आयन होता है तो H प्लस आयन रहेगा ज़्यादा तो क्या होगा, एसिडिटी इंक्रीज होंगी। सो बाइकार्बोनेट आयन जो होता है कंबाइन करता है H प्लस के साथ। सो इसमें क्या, बफर सिस्टम में स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस को वीक एसिड और वीक बेस में कन्वर्ट करते हैं। सो वैसे ही जो H प्लस आयन एसिडिटी इंक्रीज करता है। सो बाइकार्बोनेट आयन क्या करता है, कंबाइन करता है H प्लस आयन के साथ और वीक एसिड में कन्वर्ट होता है जो कि है H2CO3। सो H प्लस कंबाइन विथ HCO3 माइनस और क्या बनाता है, H2CO3। और शॉर्टेज ऑफ H प्लस आयन होगा, सो ये रिएक्शन अपोजिट हो जाएगी केस 2 में। देन फॉस्फेट बफर सिस्टम फाउंड इन इंट्रासेल्युलर फ्लूइड बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन इज हाईएस्ट इन इंट्रासेल्युलर फ्लूइड में। Then system consists of HPO4 2 minus और H2PO4 minus। एक्सेस ऑफ H प्लस रहेगा, सो H प्लस का कनेक्ट होगा Na2HPO4 से और क्या बनाएंगे, NaH2PO4 बनेगा। और शॉर्टेज होगा तो अपोजिट रिएक्शन होगी। प्रोटीन बफर सिस्टम, इन केस ऑफ एक्सेस ऑफ H प्लस अमीनो ग्रुप एक्ट एज अ बेस और एक्सेप्ट कर लेता है H प्लस आयन को। सो यहाँ का जो अमीनो ग्रुप है वो H प्लस आयन को एक्सेप्ट कर लेगा एज अ बेस एक्ट करके, NH2CHRCOOH। सो H प्लस के साथ मिलकर इधर NH3 बन रहा है। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम, इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट ऑफ CO2 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्टर्बेंसेस इन pH ऑफ बॉडीज इंटरनल एनवायरनमेंट। सो CO2 इंक्रीज होगा, सो H प्लस आयन भी इंक्रीज। कैसे होगा, CO2 कंबाइन करता है वाटर के साथ और H2CO3 बनाता है और देन ये टूट के H प्लस और HCO3 माइनस, सो H प्लस आयन रिलीज करता है। सो CO2 इंक्रीज हो गया, सो एसिडिटी बढ़ेगी। एसिडिटी जब बढ़ेगी तब ब्रीदिंग रेट बढ़ेगा और ब्रीदिंग रेट बढ़ेगा तो एक्सेस रिमूवल ऑफ CO2 हो जाएगा और इससे pH बैलेंस हो जाती है। नेक्स्ट, रीनल सिस्टम, pH ऑफ यूरिन इज नॉर्मली एसिडिक रहती है, नियरली 6.0। व्हेन द अमाउंट ऑफ H प्लस इंक्रीज होता है बॉडी में, सो इट इज एलिमिनेटेड फ्रॉम आवर बॉडी थ्रू यूरिन while the bicarbonate ion reabsorb in our body। सो यूरिन H प्लस आयन जब भी बढ़ता है तो वो यूरिन के थ्रू इलिमिनेट होता है, वाइल बाइकार्बोनेट आयन एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। सो HCO3 माइनस प्लस H प्लस, सो H2CO3 वीक एसिड में बन जाता है और देन इसमें से H2CO3 टूटेगा तो H प्लस और HCO3 माइनस, सो बाइकार्बोनेट आयन रीएब्जॉर्ब होगा और H प्लस बाहर निकल जाएगा। सो ये रीनल सिस्टम के थ्रू। Next are respiratory system. So respiration is the process by which exchange of gases between the atmospheric air, blood and tissue cells. So ये respiration की definition हो गई। Then दो types of respiration रहता है, एक external और एक internal रहता। So external respiration में exchange of gases between alveoli of lungs and blood in the pulmonary capillaries. So blood, lungs, alveoli of lung और blood के बीच में जो होता है वो external respiration। और इंटरनल रेस्पिरेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन ब्लड इन सिस्टमिक कैपिलरीज एंड टिश्यू, ब्लड एंड टिश्यू के बीच में इंटरनल रेस्पिरेशन, एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में एक्सटर्नल और इंटरनल टिश्यू एंड ब्लड के बीच में। देन रेस्पिरेटरी के पास दो ट्रैक्स होती है, एक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, एक लोअर रेस्पिरेटरी। अपर रेस्पिरेटरी में नोज, फेरिंग्स और लैरिंग्स आका और लोअर रेस्पिरेटरी में ट्रैकिया, ब्रोंकाई और लंग्स। पेपर में भर भर के डायग्राम बना के आना, भले ही इस नोट्स में डायग्राम नहीं है बट पेपर में बहुत सारे डायग्राम बनाना, क्योंकि फिजियोलॉजी के पेपर में डायग्राम चाहिए रहती है हर क्वेश्चन में पॉसिबल हो तो। टू जोन्स रहते हैं, कंडक्टिंग जोन होता है और एक रेस्पिरेटरी जोन, और माइंड वेब या फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं। देन कंडक्टिंग जोन कहाँ से कहाँ था, नोज से लेके टर्मिनल ब्रोंकियोल तक, उसके बीच में सब आ गया, नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स और टर्मिनल ब्रोंकियोल तक। देन रेस्पिरेटरी जोन, रेस्पिरेटरी ब्रोंकाई, एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर सैक्स और एल्वियोलाई। देन वेंटिलेशन दो टाइप्स का होता है, एक तो पल्मोनरी वेंटिलेशन और एक एल्वियोलर वेंटिलेशन होता है। सो पल्मोनरी वेंटिलेशन और ब्रीदिंग इज अ साइक्लिक प्रोसेस बाय विच एटमॉस्फेरिक फ्रेश एयर एंटर करती है लंग में एंड इक्वल वॉल्यूम ऑफ एयर लीव्स करती है, जो कि एक्सहेलेशन। पल्मोनरी वेंटिलेशन, tidal volume into respiratory rate, so 500 ml into 12 minutes, so 6000 ml per minute, ये pulmonary ventilation। और alveoli ventilation में is the amount of air utilized for gaseous section के लिए जो होता है वो alveolar ventilation में। alveolar ventilation का जो कैलकुलेशन है वो है tidal volume minus dead space into respiratory rate, so इसका आता है 4 लीटर पर मिनट। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। सो ब्रीदिंग मैकेनिज्म
होता है और एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इसमें तो ये आते हैं मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन में, ब्रीदिंग मैकेनिज्म और एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सो फर्स्ट है ब्रीदिंग मैकेनिज्म, जिसमें एयर मूव्स इन आउट फ्रॉम द लंग्स। ब्रीदिंग मैकेनिज्म इन्वॉल्व टू प्रोसेस, जो कि अपनी है इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन, एयर मूव्स इनसाइड द लंग्स, एक्टिव प्रोसेस है, रिक्वायर्स एनर्जी। और प्राइमरी इंस्पिरेटरी मसल कौन सी होती है, डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। और एक्सेसरी इंस्पिरेटरी मसल होती है स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड, पेक्टोरलिस और स्ट्रेपेजियस। और अब अपन देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ इंस्पिरेशन। सो क्या होता है, कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ मसल ऑफ डायफ्राम, कॉन्ट्रैक्शन होगा मसल ऑफ डायफ्राम में। सो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम होने की वजह से एनलार्जमेंट होंगी थोरेसिस कैविटी की, और थोरेसिस कैविटी की एनलार्जमेंट होंगी, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा। पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है, तो प्रेशर बढ़ेगा। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर घटेगा, इट रिजल्ट इन निगेटिव प्रेशर इनसाइड द थोरेसिस कैविटी। ड्यू टू निगेटिव प्रेशर एयर क्या होंगी, अंदर जाएगी। देन एक्सपिरेशन, एक्सपिरेशन में क्या होता है, एयर मूव्स आउटसाइड द लंग। सो पैसिव प्रोसेस है मैकेनिज्म में, वे इंस्पिरेटरी मसल रिलैक्स करती है, रिलैक्स द डायफ्राम। सो मूव सुपेरली, डायफ्राम क्या हो जाएगा, डोम शेप बन जाएगा। रीप कॉम्प्रेस डिप्रेस हो जाएंगी इनवर्ड बैकवर्ड, एंड कॉजेस डिक्रीज डायमेंशन ऑफ थोरेसिस कैविटी। सो प्रेशर इंक्रीज होगा थोरेसिस कैविटी का, और प्रेशर इंक्रीज होने के कारण एयर फ्लो आउट हो जाती है। सो ये एक्सपिरेशन का मैकेनिज्म हुआ। देन प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, उसमें इनहेलेशन, ये अपन ने जो ऊपर देखा वैसे ही। मोटर इम्पल्स जाता है मेडिला के पास, एंड ट्रैवल अलोंग विथ क्रेनिक नर्व टू द डायफ्राम, एंड ट्रैवल अलोंग विथ इंटरकोस्टल नर्व टू द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है और मूव्स करता है डाउनवर्ड, एंड एक्सपांड होती है चेस्ट। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा और चेस्ट भी एक्सपांड होंगी फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और डायफ्राम डाउनवर्ड एक्सपेंड करता है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल पुल करती है रिब्स अप, एंड एक्सपांड चेस्ट कैविटी फ्रॉम साइड टू साइड एंड फ्रंट टू बैक। सो चेस्ट कैविटी एक्सपांड हो गई, पैराइटल प्लूरा एक्सपांड होगी, इंटरनल प्लूरल प्रेशर बिकम मोर निगेटिव होगा। काय में होता है, इंस्पिरेशन में, इज क्रिएटेड बिटवीन द प्लूरल में। एज लंग एक्सपांड होंगे तो एल्वियोलर प्रेशर फॉल्स होगा बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और एंटर एयर क्या करेंगे, एंटर करेंगी। Then entry of air continue until alveolar pressure is equal to the atmospheric pressure. This is the normal inhalation. Exhalation भी वैसे ही है, उसके अपोजिट पढ़ लेना एक बार। Then exchange of gases. Exchange of gases क्या होता है? Exchange of gases occur through bulk flow diffusion site of exchange of gases. So exchange of gases occur through bulk flow diffusion site of exchange of gas. लंग्स में exchange of gases कहाँ पे होता है? एक तो लंग्स में होता है और एक टिश्यू लेवल पे होता है। So exchange of respiratory gases between air in the alveoli and the blood in the pulmonary capillaries. So ये lungs के साइड पे होता है, और टिश्यू लेवल पे exchange of gases between blood and tissue. So अपन अभी ये देखेंगे। So exchange at the lungs. So ऑक्सीजन में क्या, the pressure of oxygen in alveoli high रहता है, while in ब्लड में लो होता है, तो इसके वजह से ऑक्सीजन पुश करता है इन वे इनटू द ब्लड, क्योंकि ऑक्सीजन कहाँ पे ज्यादा होगा, एल्वियोलाई में, और CO2 कहाँ पे ज्यादा होगा, टिश्यू में। सो ऑक्सीजन जहाँ ज्यादा होगा वो कम के तरफ जाएगा, तो एल्वियोलाई से ब्लड में जाएगा, और लंग मतलब लंग से ब्लड में जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, प्रेशर ऑफ CO2 इज हायर इन द ब्लड एंड देन इन एल्वियोलाई, सो इट मूव्स इनटू द लंग्स टू द ब्रीथ आउट। एंड नेक्स्ट है अपना एक्सचेंज एट द टिश्यू लेवल। तो टिश्यू लेवल पे क्या ज्यादा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। सो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, सेल प्रोड्यूसेस CO2 एज अ वेस्ट विच इज हायर देन ब्लड लेवल। सो CO2 क्या करेगा, CO2 टिश्यू में ज्यादा है तो वो टिश्यू से ब्लड की ओर जाएगा। सो जो ज्यादा होगा वो दूसरी ओर जाएगा। सो नाउ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का क्या होगा, टिश्यू लेवल पे ऑक्सीजन ब्लड में ज्यादा है तो ब्लड से वो इसमें आएगा। नाउ द ब्लड हैज हाई ऑक्सीजन एंड द वर्किंग टिश्यू हैव लो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लीव्स ब्लड टू पावर द सेल। ये डायग्राम बना के आना। ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। सो ऑक्सीजन 97% कैसे ट्रैवल करती है, आरबीसी इन द ब्लड के थ्रू ट्रैवल करती है, और 3% डिजोल्व इन प्लाज्मा के स्टेट में। और CO2 ट्रांसपोर्ट करती है 70% एज अ बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में, 20 to 25% कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के, और
7% डिजोल्व इन प्लाज्मा। सो बाइकार्बोनेट में कैसे होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो वाटर के साथ मिल जाती है, और वाटर के साथ मिलकर कौन से एंजाइम के थ्रू, कार्बोनिक अनहाइड्रेस, सो ये बनाते हैं H2CO3। देन H2CO3 कार्बोनिक अनहाइड्रेट की प्रेजेंट में H प्लस, और ये बाइकार्बोनेट ये आयन के थ्रू ट्रेवल करती है। देन बाउंड टू हीमोग्लोबिन, CO2 हीमोग्लोबिन के साथ मिलके बनाता है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, और 7% डिजोल्व इन प्लाज्मा। नेक्स्ट टॉपिक है अपना कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज अ रिफ्लेक्स प्रोसेस, इट कैन बी कंट्रोल वॉलेंटरली, रेगुलेटेड बाय टू मैकेनिज्म। इसमें एक नर्वस होता है और एक केमिकल मैकेनिज्म होता है। सो नर्वस रेगुलेशन, एक होता है रेस्पिरेटरी सेंटर्स, जो नर्वस रेगुलेशन में रेस्पिरेटरी सेंटर्स का प्रेजेंट होता है पॉन्स और मेडुला में। सो अभी अपन ये देखेंगे। सो मेडुलरी रिदमिसिटी सेंटर, इसमें दो सेंटर्स आते हैं, एक इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। सो इंस्पिरेटरी सेंटर क्या करता है, बेसिक रिदम को सेट करता है, बट जो एक्सपिरेशन सेंटर होता है वो क्या करता है, वो क्वाइट ब्रीदिंग के टाइम तो इनएक्टिवेट रहता है, बट जब एक्सरसाइज वगैरह करेंगे तो वो फोर्सफुल इनहेलेशन एक्सहेलेशन के टाइम पे ये एक्सपिरेटरी एक्सपिरेशन सेंटर ऑन हो जाता है। देन नेक्स्ट है अपना पॉन्स। पॉन्स में दो सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं, वेडुला में भी दो सेंटर्स है, पॉन्स में भी दो सेंटर्स है। सो एक है न्यूमोटैक्सिक सेंटर और एक एपिन्यूस्टिक सेंटर। सो न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या करता है, लिमिट करता है इंस्पिरेशन को, मतलब इंस्पिरेशन को लिमिट करके रखता है, टू प्रिवेंट क्या करेगा, ओवर ब्रीदिंग ना, इंक्रीज ब्रीदिंग रेट ना हो जाए, प्रिवेंट करता है इसको। देन एपिन्यूस्टिक सेंटर प्रमोट करता है डीप एंड लॉन्ग गैस्पिंग ब्रीथ, यूजुअली इनहिबिटेड बाय न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। केमिकल रेगुलेशन मैकेनिज्म रेगुलेट्स थ्रू कीमोरिसेप्टर। कीमोरिसेप्टर क्या है, आर सेंसरी नर्व एंडिंग विच गिव रिस्पॉन्स टू केमिकल चेंजेस इन द ब्लड सच एज हाइपोक्सिया को, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गिर रहा है तब, हाइपरकेनिया मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ इंक्रीज हो रहा है CO2 का तब, और H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है तब ये कीमोरिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं। कीमोरिसेप्टर के टाइप्स कौन से, सेंट्रल कीमोरिसेप्टर और पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर। सो सेंट्रल कीमोरिसेप्टर लोकेट होते हैं मेडुला ऑब्लेंगेटा में, जो कि स्टिमुलेट कहाँ से होते हैं, H प्लस आयन से स्टिमुलेट होते हैं। और पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर कैरोटिड और एओर्टिक रीजन में प्रेजेंट होते हैं, और रिडक्शन इन ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जब कम होता है तब पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं। देन आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन इज रिक्वायर्ड व्हेनेवर अरेस्ट ऑफ ब्रीदिंग होती है विदाउट कार्डियक फेल्यूर। अगर अरेस्ट ऑफ ब्रीदिंग हो रही है विदाउट कार्डियक फेल्यूर, तो तब आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन लगता है। देन प्रिंसिपल क्या है, पर्पस ऑफ आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन इज टू वेंटिलेट द एल्वियोलाई एंड स्टिमुलेट द रेस्पिरेटरी सेंटर्स, ये इसका प्रिंसिपल होता है। देन मेथड, तो दो मेथड होती है इसकी, एक मैनुअल में, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, मैनुअल मेथड और इंस्ट्रूमेंटल मेथड। सो मैनुअल मेथड में माउथ टू माउथ होती है, इसमें मतलब जिसमें बचाने वाला व्यक्ति अपने मुंह से पीड़ित के मुंह में हवा भरता है। देन सेकेंड है, ये सब एक बार देख लेना इसके डायग्राम्स वगैरह, ताकि आप अच्छे से लिख पाओ, 5 मार्क के लिए पूछ सकते हैं ये। हॉलगन निल्सन मेथड, इसमें क्या करते हैं, पीड़ित को पेट के बल लिटाकर उसके पीठ और बाहों के जरिए श्वसन में मदद की जाती है। देन स्कैफर्स मेथड, इसमें पीड़ित को पेट के बल लिटाकर उसकी पसलिया के निचले हिस्से पर दबाव डाला जाता है। देन सिल्वेस्टर मेथड, इसमें पीड़ित को पीठ के बल लिटाकर उसकी बाहों को हिलाकर छाती को फैलाया और सिकोड़ा जाता है। देन आइज रॉकिंग मेथड, इसमें पीड़ित को एक स्ट्रेचर या बोर्ड पर लिटाकर ऊपर नीचे झुकाया जाता है ताकि गुरुत्वाकर्षण की मदद से डायफ्राम हिले। देन नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंटल मेथड। सो इसमें है ड्रिंकर मेथड, इसमें जहाँ एक चेंबर दबाव बदलकर सांस लेने में मदद करता है। ब्रैक्सपॉल मेथड में क्या होता है, इसमें छाती के चारों ओर बैग बांधकर हवा के दबाव से श्वसन कराया जाता है। कॉन्टिन्यूअस इन्फ्लासेशन मेथड में फेफड़ों में लगातार हवा का प्रवाह बनाए रखना, ये इस मेथड का ये रहेगा। देन रुक रुक कर फेफड़ों में हवा भरना, ये इंटरमिटेंट इन्फ्लामेशन मेथड। और रिसक्सिटेशन में एक छोटा, ये जो अम्बू बैग होता है, ये CPR वगैरह में यूज करते हैं, CPR के टाइम पे भी ये अम्बू बैग वगैरह दिखाते हैं। सो वो फेफड़ों में हवा पंप करता है। देन नेक्स्ट है अपना हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया में क्या होता है, रिड्यूस अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन एट द टिश्यू टू द टिश्यू,
इसके 4 टाइप्स है, एक हाइपोक्सिक, अनेमिक और स्टैग्नेंट और हिस्टोटॉक्सिक। हाइपोक्सी में क्या होता है, ऑक्सीजन का कंटेंट ब्लड में कम हो जाता है। अनेमिक में इनएबिलिटी ऑफ ब्लड टू कैरी इनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। स्टैग्नेंट में वेलोसिटी ऑफ ब्लड फ्लो, मतलब खून के बहाव की गति धीमी हो जाती है। और हिस्टोटॉक्सिक में इनएबिलिटी ऑफ टिश्यू टू यूटिलाइज ऑक्सीजन, टिश्यू ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं कर पाता है, तो वो हिस्टोटॉक्सिक। नेक्स्ट है हाइपर कैप्निया। सो इसमें क्या होता है, CO2 का कंटेंट इन ब्लड इंक्रीज हो जाता है। कॉजेस क्या क्या होते हैं, एक तो ब्लॉकेज ऑफ रेस्पिरेटरी पैसेज हो सकता है, या एक्सेस ऑफ CO2 इन ब्रीदिंग एयर हो सकता है। इफेक्ट क्या होंगे, CO2 बढ़ रहा है तो एसिडिटी होगी, अपन ने पीछे भी देखा। ट्रैकिकार्डिया, BP इंक्रीज होगा, हेडेक, डिप्रेशन, लेजीनेस, मस्कुलर रिजिडिटी एंड ट्रीमर्स आ सकते हैं। देन हाइपोकैप्निया, सो इसमें CO2 का कंटेंट इन ब्लड कम हो जाता है। कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं, हाइपोवेंटिलेशन आफ्टर प्रोलॉन्ग हाइपरवेंटिलेशन, इस बहुत धीमी सांस लेना या फिर बहुत लंबे समय तक बहुत तेज तेज सांस लेना, मतलब प्रोलॉन्ग हाइपरवेंटिलेशन। इफेक्ट क्या क्या रहेंगे, पीएच ऑफ ब्लड इंक्रीज हो सकता है, कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज, और इसके वजह से फ्रीटनी, डिजीनेस, मेंटल कंफ्यूजन। एस्पेक्सिया, एस्पेक्सिया मतलब कॉम्बिनेशन है दोनों का, हाइपोक्सिया और हाइपरकैप्निया का, ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयर पैसेज। कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं, स्ट्रैंगुलेशन, हैंगिंग और ड्रॉनिंग। ड्रॉनिंग मतलब पानी में बुड़ना, हैंगिंग मतलब हैंग, और स्ट्रैंगुलेशन मतलब गले को दबाना रस्सी के या फिर किसी और चीज के सहारे। सो हो गया स्ट्रैंगुलेशन। सो इसके 4 स्टेजेस होती है इफेक्ट में, एक हाइपर एपनिया वाली, कन्वर्जन, कोलैप्स और डेथ। देन लंग्स वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व, एक्सपिरेटरी रिजर्व, रेसिडुअल वॉल्यूम्स। सो वॉल्यूम ऑफ एयर इन और आउट को टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड फोर्सफुली आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड फोर्सफुली आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। रेसिडुअल वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर फोर्स एक्सपिरेशन, सो वो एक्सपायर वॉल्यूम होता है। नेक्स्ट है अपना लंग्स कैपेसिटी। सो लंग्स कैपेसिटीज क्या है, वॉल्यूम्स का ही कॉम्बिनेशन है। सो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी में क्या आता है, टीवी आता है, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आता है। सो इसकी वैल्यू है 3800 ml। वाइटल कैपेसिटी में इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आता है। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी में एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम आता है। और टोटल लंग्स कैपेसिटी में इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और ये आता है रेसिडुअल वॉल्यूम। इसका ग्राफ भी एक बार देख लेना। देन स्पायरोमेट्री इज द मेथड टू मेजर द लंग वॉल्यूम एंड लंग्स कैपेसिटीज। नेक्स्ट चैप्टर है अपना एंडोक्राइन सिस्टम। सो एंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड दैट सीक्रेट्स द स्पेसिफिक केमिकल कॉल्ड एज हार्मोन। इसके 2 टाइप्स है, ग्लैंड्स है, टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स। सो एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड जो वो होती है सीक्रेट देयर हार्मोन सीक्रेट करती है, और एक्सोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट देयर प्रोडक्ट इनटू द डक्ट। इसको ये डकलेस ग्लैंड होती है जो कि हार्मोन के थ्रू ये करती है, और इसके पास डक्ट्स होती है। दे सीक्रेट देयर प्रोडक्ट इनटू द डक्ट दैट कैरी द सिक्रेशन इनटू बॉडी कैविटी एंड ल्यूमेन ऑफ ऑर्गन और आउटर बॉडी ऑफ द। देन हार्मोन्स, हार्मोन्स क्या है, केमिकल मैसेंजर है सीक्रेटेड बाय एन एंडोक्राइन ग्लैंड। फंक्शंस होते हैं उसके, ये फंक्शंस है, पढ़ लेना एक बार। देन क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स। सो हार्मोन का क्लासिफिकेशन 6 कैटेगरी में होता है। कैटेगरी 1 में केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे, सो उसमें आता है लिपिड सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। कैटेगरी 2 में बेसिस ऑफ केमिकल नेचर, सो उसमें आता है स्टीरॉयड, अमाइन, पेप्टाइड, प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन और इकोसैनोइड्स। कैटेगरी 3 मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के थ्रू, तो ग्रुप 1 हार्मोन और ग्रुप 2 हार्मोन आते हैं। कैटेगरी 4 में बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्शन, जनरल और लोकल। कैटेगरी 5 में बेसिस ऑफ इफेक्ट, सो उसमें आता है काइनेटिक, मेटाबॉलिक और मॉर्फोजेनेटिक। और कैटेगरी 6 में ऑन द बेसिस ऑफ स्टिमुलेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, टॉपिक और नॉन टॉपिक हार्मोन्स आते हैं। नेक्स्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड। सो पिट्यूटरी ग्लैंड यूजुअली अबाउट साइज ऑफ पी होती है, इज सिचुएटेड इन द बोनी हॉलो कैविटी में, सो बीनीथ द बेस ऑफ ब्रेन, जस्ट बिहाइंड द ब्रिज ऑफ द नोज। इसके 2 टाइप्स, एंटेरियर और पोस्टेरियर। एंटेरियर पिट्यूटरी 6 हार्मोन, ग्रोथ, TSH, ACTH, FSH, LH और प्रोलैक्टिन। और पोस्टेरियर 2, ADH और ऑक्सीटोसिन। डिसऑर्डर है हाइपर सिक्रेशन और हाइपो सिक्रेशन की वजह से ये डिसऑर्डर्स होते हैं। ये डिसऑर्डर्स डिटेल में थोड़ा सा देख लेना इनको, गाइगेंटिज्म, एक्रोमेगाली, कुशिंग डिसीज, ड्वार्फिज्म, सिमोन डिसीज, डायबिटीज इंसिपिडस।
Hypothalamus located below the thalamus right above the brainstem. Hypothalamus is to the link the nervous system to the endocrine system via the pituitary gland. Hormones क्या क्या होते हैं? ये सब hormones होते हैं. Anterior pituitary gland is controlled by hypothalamus with secreting the following stimulative inhibitory hormones: growth hormone releasing growth hormone, inhibitory hormone, thyrotropic releasing hormone, corticotropin releasing hormone, gonadotropin, prolactin releasing और inhibitory. ये सब हाइपोथैलेमस के हॉर्मोन्स है. देन थायराइड ग्लैंड. सो बटरफ्लाई शेप की थायराइड ग्लैंड होती है जो कि सिचुएटेड इंफीरियर टू लैरिंग्स ऑन ईदर साइड ऑफ ट्रैकिया. इट हैज टू लोब्स विच आर कनेक्टेड बाय इस्थमस. थायराइड इज लार्जर इन फीमेल रहती है देन मेन. एंड फंक्शन क्या होती है? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के टाइम पे इंक्रीज होता है और डिक्रीज ड्यूरिंग मेनोपॉज. और इसके हार्मोन है T3, T4 और कैल्सिटोनिन. नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड. पढ़ लेना एक बार, जो कि है सेलुलर मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज हीट प्रोडक्शन इन द बॉडी, एक्सेलरेट ग्लूकोनियोजेनेसिस, इंक्रीज द फॉर्मेशन ऑफ मेनी एंजाइम, थायरोक्सिन कॉजेस वैसोडाइलेशन. देन ये हाइपरथायरॉयडिज्म से क्या होता है? और हाइपोथायरॉयड ग्रेव डिसीज थायराइड एडेनोमा. हाइपोथायरॉयडिज्म से मैक्सिडिमा और क्रिटिनिज्म. एक पूछ सकते हैं आपसे, इसलिए इसका पूरा ये लर्न कर लेना अच्छे से. डिसीजेस वगैरह, फंक्शंस वगैरह, कोई भी एक ग्लैंड वगैरह पूछ सकते हैं. ह्यूमन हैव 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड जो कि है सिचुएटेड रहती है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ अपर एंड लोअर पोल ऑफ थायराइड ग्लैंड. फंक्शन इसके कैल्शियम लेवल, फॉस्फेट लेवल को कंट्रोल करना है और essential for formation of activated vitamin D. Disorder है hypocalcemia और hypocalcemia. Then pancreas has both exocrine और endocrine functions रहते हैं. Endocrine function of pancreas performed by islet of Langerhans. And 4 types of islet of Langerhans रहते हैं. Alpha cell secrete glucagon, beta cell insulin, delta cell somatostatin और F cells secrete pancreatic polypeptide. Disorders रहते हैं diabetes mellitus. देन एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर प्रेजेंट रहती है. देयर एड्रिनल ग्लैंड आर 2 इन ईच. एड्रिनल ग्लैंड इज लोकेटेड सुपेरियर टू ईच किडनी. एड्रिनल ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला. एड्रिनल कॉर्टेक्स आउटर पोर्शन, एड्रिनल मेडुला सेंट्रल पोर्शन में, कॉन्स्टिट्यूटिंग 80% ऑफ ग्लैंड, कॉन्स्टिट्यूटिंग 20. नेक्स्ट है हार्मोन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स. सो 3 हार्मोन है, मिनरल कॉर्टिकॉइड्स, कॉर्टिकॉइड्स और सेक्स हार्मोन और एंड्रोजन. डिसऑर्डर है कुशिंग डिसऑर्डर, एडिसन डिसीज. हार्मोन बाय एड्रिनल मेडुला. सो कैटेकोलामाइन्स. सो 3 टाइप्स के कैटेकोलामाइन्स रहते हैं, एड्रिनलिन, नॉरएड्रिनलिन और डोपामाइन. एड्रिनल मेडुला से थाइमस क्या है? सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ ट्रैकिया बिलो द थायराइड ग्लैंड. इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी. फंक्शन है लिम्फॉइड फंक्शन रहता है, एंडोक्राइन फंक्शन. हार्मोन कौन से? थाइमस ग्लैंड, थाइमोसिन और थाइमिन. देन टेस्टिस क्या है? पेयर ऑफ ओवल शेप मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, गोनाड्स. फंक्शन है टू प्रोड्यूस स्पर्म्स एंड टू प्रोड्यूस हार्मोन्स. लोकेटेड विद इन द स्क्रॉटम विच आर लूज pouch of skin that hangs outside the body behind the penis. और disorder है hypogonadism. Ovaries are small oval-shaped gland that located in the either side of the uterus. Ovaries produce egg and female sex hormones. So hormones कौन से? Estrogen, progesterone, inhibin और relaxin. Disorder है osteoporosis. Then kidney कौन से हार्मोन सिक्रेट करती है? इरिथ्रोपोएटिन, थ्रोम्बोपोएटिन, रेनिन, कैल्सिट्रॉल, प्रोस्टाग्लैंडिन. हार्ट आर्टेरियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड, ब्रेन नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड और सी नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड. और प्लासेंटा से ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, हीमोक्रोनिक, सोमैटोट्रोपिन, ये सब प्लासेंटा हार्मोन सिक्रेट करता है. सो ये था अपना एंडोक्राइन सिस्टम, यहाँ पे खत्म होती है. आप अच्छे से हर चीज़ की डायग्राम और ये फंक्शंस वगैरह और ये कर लेना, डिसऑर्डर्स वगैरह डिटेल में. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल. और नोट्स रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होंगी तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें.